Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हमने जो मैपिंग पढ़ी थी ना, सेट पढ़ा। सबसे पहले हमने बहुत छोटी सी क्लास में क्या पढ़ा, सेट पढ़ा। और सेट के बाद हमने उसकी मैपिंग पढ़ी जिसे हमने फंक्शन या मैपिंग नाम दिया। फिर आपने सेकेंड ईयर में आके पढ़ा ग्रुप, और फिर ग्रुप का मैपिंग पढ़ा, उसको नाम दिया आपने क्या कि ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है। और अब अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में इसी मैपिंग का नाम हमने रख दिया क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले या वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म बोले, दोनों का मतलब एक ही होगा। चाहे हम बोले क्या, चाहे हम बोले वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म है, चाहे हम बोले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मान लेते हैं कि यू एफ और वी एफ कोई दो वेक्टर स्पेसेस है ना। यानी कि यू फील्ड एफ पर कोई वेक्टर स्पेस है और वी फील्ड एफ पर कोई वेक्टर स्पेस है। तब एक मैपिंग देन ए मैपिंग एफ फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी इफ, है ना। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा अगर एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाए एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, और दूसरा एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल्स टू ए एफ ऑफ अल्फा हो जाए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। तब इसे क्या कहा जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। लेकिन ये जो दो कंडीशन हैं, इन दोनों कंडीशन को मर्ज करके एक कंडीशन बनाई जा सकती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन होगी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, देन इट इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी को बोला जाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, आई आएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो चाहे हम क्या करें, इन दो कंडीशन को प्रूफ करें, चाहे हम एक कंडीशन में इसको प्रूफ कर दें, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है। अब अगर ये F कोई होमोमॉर्फिज्म होता है U से V में, तब हम V को क्या बोलते हैं, V को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ U। अगर F कोई होमोमॉर्फिज्म है, F कोई होमोमॉर्फिज्म है U से V में, तो V को क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ U बोलेंगे। ओके। तो ये हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। जनरली मैक्सिमम प्लेसेस पे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टी यू टू वी देखोगे, है ना, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होता हुआ हम देखेंगे। कई सारी बुक में केवल टी ही मिलेगा, कई सारी बुक में आपको टी और एफ दोनों मिल जाएगा। बेसिकली है ये मैपिंग, यानी कि फंक्शन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, जो कि इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म। और हमें पता है आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या होगा, यही होमोमॉर्फिज्म ही आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर ये 1 1 हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, एफ इज ऑन टू, अगर ये 1 1 हो जाए, अगर ये ऑन टू हो जाए और ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू हो जाए ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, तब यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है। और अगर ये आई यू और वी आइसोमॉर्फिज्म रहता, आइसोमॉर्फिक रहता है, तब हम इसको डिनोट करते हैं यू और फिर ये सिंबल आइसोमॉर्फिज्म का और फिर वी, है ना, यू और वी, और इसके बीच में समझ लो टूथ ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा दिया अपन ने। ठीक है, इस तरीके से। और इस कंडीशन में वी को हम बोलते हैं ये यू का क्या है, आइसोमॉर्फिक इमेज है।
कभी कभी आपसे एग्जाम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो याद रखना। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। और प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि अगर f कोई होमोमॉर्फिज्म है किसी वेक्टर स्पेस u से किसी वेक्टर स्पेस v में, तो f ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो का डैश, यानी कि अगर जीरो जीरो अगर जीरो वेक्टर है u का और जीरो डैश अगर जीरो वेक्टर है v का, तो f ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश होगा। दूसरा एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ अल्फा होगा। और तीसरा एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा होगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा। ओके, तो देखो करते हैं प्रूफ इसको। तो अगर हम डेफिनेशन पे आ जाएं, मतलब पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए जाएं, तो एफ ऑफ जीरो को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को जीरो में प्लस करोगे तो एडिटिव आइडेंटिटी, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, और एक काम करते हैं, इधर क्या करते हैं, एफ ऑफ जीरो में जीरो डैश प्लस कर देते हैं, क्योंकि एफ ऑफ जीरो किधर करेगा, वी का एलिमेंट रहेगा, और जीरो डैश इसमें प्लस करोगे तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इधर राइट साइड में एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ जीरो प्लस जीरो को एफ जीरो प्लस जीरो को एफ जीरो और प्लस में एफ जीरो लिख सकते हैं, यानी कि एफ जीरो प्लस जीरो डैश इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो लिख सकते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दो, तो जीरो डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। एक चीज ये प्रूफ हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी कंडीशन को अपन कंटिन्यू कर लेते हैं और कहते हैं चूंकि एफ ऑफ जीरो जीरो डैश के इक्वल है, तो जीरो की जगह पे अपन चाहें तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, है ना। माइनस अल्फा प्लस अल्फा का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो इसे एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं, और ये जीरो के इक्वल है। देखो अगर कहीं पे ऐसा रहता है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो हम बोलते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट है एफ ऑफ अल्फा, एक एलिमेंट है एफ ऑफ अल्फा, एक एलिमेंट है एफ ऑफ माइनस अल्फा, और ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। और यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस अल्फा जो है माइनस एफ ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरीके से सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस को अपन प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। कहते हैं ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। और एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा हो जाएगा। और अभी अभी हमने प्रूफ करा एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस एफ ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाता है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन भी, तीसरी की प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा हो जाता है। ठीक है, इस यूनिट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन एफ। ठीक है, यानी कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो वो वी एन एफ के क्या रहेगा, आइसोमॉर्फिक रहेगा। और वी एन एफ यानी कि एन टपल्स, और एन टपल्स अगर आपको याद हो तो उसके पास जो एलिमेंट रहते हैं, बेसिस के एलिमेंट ही बता देता हूँ, केवल 1 0 0 0 इस तरीके से रहते हैं। यानी कि इसके पास जो एलिमेंट रहते हैं कैसे रहते हैं, A1 A2 एंड सो ऑन AN, ऐसे n टपल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसे वेक्टर स्पेस के फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होता है। अब आइसोमॉर्फिज्म बोला है तो इसका मतलब क्या बताना पड़ेगा, 1 1 बताना पड़ेगा, ऑन 2 बताना पड़ेगा, और होमोमॉर्फिज्म तो बताना पड़ेगा ही सही। तो देखो मान लेते हैं कि लेट V बी एन
डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V को एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अपन मान लेते हैं और फिर बोलते हैं लेट S इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी ए बेसिस ऑफ VF। हमने मान लिया कि V का कोई बेसिस है और इस बेसिस को अपन मान लेते हैं कि ये S इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। अब अगर हम ये मान लें कि V में कोई वेक्टर अल्फा बिलोंग करता है तो ये तो S क्या है, बेसिस है, तो स्पान तो करेगा ही करेगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर देते हैं F फ्रॉम V ओवर F से VNF में। ठीक है, अब V के पास जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा अल्फा, और जो VNF के पास एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, अभी बताया आपको, n टपल्स के फॉर्म में रहेगा। तो यानी कि ये जो मैपिंग अपन VF से VNF में डिफाइन कर रहे हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या रहेगा, A1 A2 AN का n टपल्स। देखो ये रटने वाली बात नहीं है, ये सेट में कैसे एलिमेंट है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि VF के पास अल्फा टाइप का एलिमेंट रहेगा और VNF हमें पता है n टपल्स के फॉर्म में एलिमेंट रहेगा। तो हमने ये इसलिए इसको डिफाइन करा कि f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या रहेगा, A1 A2 AN रहेगा। और ऊपर हमने f ऑफ अल्फा को हमने लिख के देखा है कि अल्फा कैसा लिखते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एन सो ऑन प्लस AN अल्फा n। यानी कि f ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, केवल यहाँ पे स्केलर्स आ जाएंगे n टपल्स के फॉर्म में। बस ये डेफिनेशन है इस मैपिंग की। अब हमें क्या बताना है, इस मैपिंग को 1-1 बताना है, इस मैपिंग को ऑन टू बताना है और इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म बताना है। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, 1-1 प्रूफ करने के लिए इमेज को इक्वल मान लेते हैं। तो मान लेते अल्फा और बीटा कोई दो वेक्टर है, किसमें, V में। अल्फा और बीटा क्या है, दो वेक्टर है, कहाँ पे, V में दो वेक्टर हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके इमेज को इक्वल मान लेंगे। 1-1 प्रूफ करना रहता कहीं भी तो क्या करते हैं, इमेज को इक्वल मान लेते हैं और एलिमेंट को इक्वल बताते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ए अल्फा जो है ए बीटा के इक्वल है। अब अगर ये एफ अल्फा एफ बीटा के इक्वल है तो एफ अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n। और ऐसा ही एफ बीटा का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस एन सो ऑन BN अल्फा n, ऐसा हो जाएगा। अब जब f अप्लाई होता है इन पे तो केवल n टपल्स के फॉर्म में स्केलर्स बचते हैं और n टपल्स के फॉर्म में स्केलर्स बचते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 A2 AN और B1 B2 BN। और ऐसे अगर दो n टपल्स आपस में इक्वल होते हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा A1 B1 के इक्वल, A2 B2 के इक्वल, AN BN के इक्वल। अगर ये सभी आपस में इक्वल है, इसका मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस BN अल्फा n के। क्योंकि A1 B1 के इक्वल, A2 B2 के इक्वल, A3 B3 के इक्वल, AN BN के इक्वल। अब इसका मतलब क्या हो गया, इधर ये बन गया अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेके चले थे एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा और हमने प्रूफ कर दिया कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। इमेज को इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट इक्वल आ गया। इसका मतलब ये मैपिंग क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, वो बताते हैं कि ये ऑन टू भी है। अब देखो ऑन टू प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक तरीका ये है, ऑन टू का मतलब ये होता है कि अगर ये एक दो सेट है और इसमें एक मैपिंग डिफाइन की गई है तो हमारे पास इधर वाले सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट इधर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं ऑन टू। तो यही चीज़ हम इधर प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने मान लिया VNF में कोई वेक्टर A1 A2 AN n टपल के फॉर्म में है।
अगर ये एन टपल के फॉर्म में है तो पक्की बात है कि हमारे पास एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n जो बिलोंग करेगा VNF में। तभी तो भाई ये इसका इमेज जाएगा A1 A2 AN बनेगा, है ना। यही तो हमने ये यहाँ डेफिनेशन में कहा है कि एफ ऑफ अल्फा 1 A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n इक्वल्स टू क्या होता है, केवल यहाँ के स्केलर्स इधर आते हैं। तो अगर ये स्केलर्स इन टपल्स के फॉर्म में है, इसका मतलब हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्म रहा होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे कि अगर A1 A2 AN ये बिलोंग करेगा VNF में, तो हमारे पास कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n कहाँ पे VF में, सच दैट इस पे जब अपन F लगा देते हैं, यानी कि F ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस F ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n पता करते हैं, तो हमारे पास n टपल्स के फॉर्म में A1 A2 AN मिलता है। यानी कि VNF के हर एक इस तरीके के n टपल्स के लिए VF में हमारे पास वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि VNF खाली है ही नहीं। और अगर बाद वाला सेट खाली नहीं है तो इसका मतलब ये मैपिंग कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे F को कि ये ऑन टू है। ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो अब क्या प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करके बताएंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूफ करते हैं, होमोमॉर्फिज्म के लिए हम प्रूफ करके बताते हैं कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा कितने के इक्वल होगा, ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, ये प्रूफ करके हम बताएंगे। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, फील्ड के कोई दो स्केलर्स हैं। ए और बी फील्ड के कोई दो स्केलर्स हैं और अल्फा और बीटा VNF के कोई वेक्टर्स हैं। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना हो जाएगा, ए अल्फा की वैल्यू कितनी, A1 अल्फा 1 प्लस A2 बीटा अल्फा 2 प्लस एन सो ऑन AN अल्फा n। ऐसे ही बी और बीटा की वैल्यू B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस एन सो ऑन प्लस BN अल्फा n, ऐसा हो जाएगा। अब अगर इसको प्लस करते हैं तो एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दी है, वो स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 1 आएगा। तो इसमें से क्या करते हैं अपन, अल्फा 1 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, A1 प्लस B1 और इसके साथ में अल्फा 1। फिर ऐसे ही A2 प्लस B2 के साथ में कितना, अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और फिर क्या करते हैं, इस पे F इमेज लगा देते हैं, यानी कि इसकी इमेज पता कर लेते हैं। तो F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा कितना हो जाएगा, F ऑफ A1 प्लस B1 अल्फा 1 प्लस A2 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN प्लस BN के साथ में अल्फा n, ऐसा हो जाएगा। अब जब F इमेज अप्लाई होता है तो n टपल के फॉर्म में केवल स्केलर्स बचते हैं, यानी कि अल्फा बीटा का काम हो जाएगा खत्म। कितना बचेगा यहाँ पे, स्केलर क्या है, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN। अब एक काम करते हैं, A वालों को अलग कर देते हैं और B वालों को अलग कर देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, A1 A2 AN और इधर B1 B2 और एंड सो ऑन BN हो जाएगा। अब पहले वाले ब्रैकेट में देखो A सब में कॉमन है तो A को बाहर निकाल दिया और A1 A2 AN बचा, और दूसरे वाले में B सब में कॉमन है तो B को बाहर रख दिया और B1 B2 BN बचा। फिर आगे चलते हैं, A1 A2 AN को क्या लिख सकते हैं अपन, इसे लिख सकते हैं F ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n। और ऐसे ही B को क्या लिख सकते हैं, सॉरी इस इतने को क्या लिख सकते हैं, B1 B2 BN को B इंटू F ऑफ B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस BN अल्फा n, ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AF ऑफ अल्फा। और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, यानी कि BF ऑफ बीटा। हम लेके चले थे F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, हमने बता दिया ये क्या है, AF ऑफ अल्फा प्लस BF ऑफ बीटा हो गया। इसका मतलब F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब F11 है, F ऑन टू है, F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो इसका मतलब F इज एन आइसोमॉर्फिज्म, एक ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा।
इसका मतलब एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू वी एंड एफ। तो इस तरीके से ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ रखी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पूरी पढ़ी रखी, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर यू एफ और वी एफ कोई दो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, दोनों सेम फील्ड पर डिफाइन है, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे शॉर्ट में एलटी मत लेना, और भी मतलब होता है एलटी का, ठीक है। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u से v में क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि u से v में डिफाइन होता है, और ये फंक्शन फॉलो करता है टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा, जहाँ पे ए बी बिलोंग करता है फील्ड में और अल्फा बीटा बिलोंग करता है यू में। तो इसे क्या कहा जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिर आता है लीनियर ऑपरेटर, और ध्यान रखेंगे जब ऑपरेटर वाली बात आ जाएगी तो वेक्टर स्पेस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि लीनियर ऑपरेटर का मतलब हो गया कि अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, कोई मैपिंग टी वी से वी पे ही डिफाइन करती है, और ये अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, लीनियर ऑपरेटर कहा जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कोई मैपिंग टी यू से वी में डिफाइन है और इसका इमेज जीरो के इक्वल हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और इसे जीरो कैप से डिनोट किया जाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन को। फिर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, फिर से ऑपरेटर आया, मतलब वेक्टर स्पेस क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, जो जो एलिमेंट है वही क्या हो जाए, इमेज हो जाए, यानी कि आई अल्फा इक्वल्स टू अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहा जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव क्या होता है, तो मान लो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी वेक्टर स्पेस यू से किसी वेक्टर स्पेस वी में, तो इसका जो करस्पॉन्डेंस माइनस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको डिफाइन करते हैं माइनस टी ऑफ अल्फा, और ये इक्वल टू होता है माइनस टी अल्फा के फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू यू, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही कहा जाता है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। ओके, इसके बाद ये थ्योरम अपन को नहीं करना है अभी, और आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, ठीक है। अब देखो मैपिंग से ही ये सारी चीजें अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक वेक्टर स्पेस ये है और एक वेक्टर स्पेस ये है, और इससे पे एक फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम अपन ने दिया हुआ है एफ या टी, ये मैपिंग है, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, एक और सेट बना लेते हैं, ठीक है। इसे बोल देता हूँ v, इसे बोल देता हूँ u, और इस पे कोई मैपिंग डिफाइन की गई है, और इस मैपिंग को अपन बोल देते हैं f या t, चलो t बोल देता हूँ। ओके, अब हमें यहाँ से समझना है, अगर ये मैपिंग है तो इधर वाले सेट को अपन क्या बोलते हैं, इधर वाले सेट को हम बोलेंगे कि ये क्या है, डोमेन है, और इधर वाले सेट को क्या बोलते हैं, इधर वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन। और वो सारे एलिमेंट इस वी सेट के, वी वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो इधर से जुड़े हुए रहते हैं, उस सेट को क्या बोलते हैं अपन, उस सेट को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। वो सारे एलिमेंट वी के जो इधर यू से जुड़े हुए हैं, इन सारे एलिमेंट के सेट को क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे ये रेंज है। तो इसका मतलब रेंज जो सेट होता है, रेंज हमेशा क्या होगा, सब सेट होगा किसका, कोडोमेन का। कोई भी मैपिंग हो, रेंज क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। तो यही हमें टर्म यहाँ पे डिफाइन करना है कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या होगा, ये होगा उन सारे वेक्टर्स का सेट जो टी अल्फा, यानी कि अल्फा से टी मैपिंग के साथ में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बन रही है, अगर यू एफ और वी एफ कोई दो वेक्टर स्पेस हैं और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी से यू से वी में, देन द रेंज ऑफ टी डिनोटेड बाय आर टी एंड इज डिफाइंड बाय
द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी सच दैट बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा, यानी कि वी के उन सारे वेक्टर्स का सेट होगा ये सच दैट कि बीटा इक्वल्स टू क्या हो, टी अल्फा के इक्वल हो, यानी कि यू के एलिमेंट से वो इस टी मैपिंग के द्वारा जुड़े हुए हो। और इसका मतलब क्या हुआ कि दस द रेंज सेट रेंज ऑफ कैपिटल टी इज द इमेज सेट ऑफ वी ऑफ यू अंडर टी। इसका मतलब जो रेंज सेट होता है वो क्या है, एक टी इमेज है किसका, यू का, ठीक है। टी इमेज यानी कि जो भी मैपिंग डिफाइन करा हमने उसका जो इमेज वाला पोर्शन है उसे ही क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। यानी कि उन सारे एलिमेंट का सेट जो टी मैपिंग के द्वारा वी के उन सारे एलिमेंट का सेट जो टी मैपिंग के द्वारा यू से जुड़े हुए हैं। ओके, इसे कहा जाएगा रेंज, और रेंज को आर टी से डिनोट किया जाता है। फिर आता है नल स्पेस, और नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस का मतलब होता है उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो इधर आके जीरो वेक्टर से जुड़े हुए हो, है ना। जैसे मान लो ये यू है, ये वी है, और इधर कोई जीरो डैश वेक्टर है, तो इधर के यू सेट के उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो इधर आके जीरो से मैप करते हैं उन सारे एलिमेंट के सेट को क्या कहा जाता है, नल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो कैसी डेफिनेशन बन जाएगी नल स्पेस की, नल स्पेस की डेफिनेशन बन जाएगी लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, then the null space of T is denoted by NT is defined as the set of all vectors of U which are mapped by zero vector of V, यानी कि U के उन सारे एलिमेंट का सेट जो V के जीरो से मैप किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नल स्पेस कहा जाता है, और इसे NT से डिनोट करते हैं। इसका मतलब NT का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज अल्फाज सच दैट T अल्फा इक्वल्स टू क्या हो, जीरो वेक्टर हो, कहाँ का, V का। और इसी नल स्पेस को ही हम बोलेंगे ये क्या है, कर्नेल है। नल स्पेस को ही क्या बोलेंगे हम, कर्नेल है। नेक्स्ट करते हैं अपन थ्योरम, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड कैपिटल टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, then range of capital T is a subspace of V। यानी कि हमें क्या बताना है, जो रेंज सेट होता है वो V का सबस्पेस होता है। और हमने ये पढ़ रखा है कि जो रेंज सेट है, अगर हम यूँ कह दें कि ये अपना वेक्टर स्पेस U है और ये वेक्टर स्पेस V है, तो अगर यहाँ से इधर एक हमें मैपिंग डिफाइन की गई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, तो जो रेंज सेट होगा वो V का क्या होगा, सबसेट होगा इधर का। और अब इसे हमें प्रूफ करके बताना है कि ये जो सेट है ये रेंज सेट क्या है, एक सब स्पेस है। इस सेट को बताना है, ये जो इसे बोलेंगे अपन रेंज, और इसी रेंज सेट को हमें बताना है कि ये क्या होता है, ये होता है एक वेक्टर सब स्पेस। तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर ये बिलोंग कर जाता है उस सबसेट में तो ये क्या हो जाता है, सब स्पेस हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज सेट को भी सब स्पेस प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ प्रूफ करके हम बता देंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि किसी वेक्टर स्पेस यू से वेक्टर स्पेस वी एफ में डिफाइंड है। तो जो रेंज सेट होता है उसको हम आर टी से डिनोट करते हैं, और आर टी अगर रेंज सेट है तो हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो रेंज सेट की डेफिनेशन से आर टी में वही सारे एलिमेंट आएंगे, आर टी में वही सारे एलिमेंट आएंगे जो क्या होंगे, टी अल्फा टाइप के होंगे, है ना। यानी कि क्या होगा, वो इमेज होगा किसी न किसी अल्फा का। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस है। सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ए अल्फा प्लस बी बीटा प्रूफ करते हैं। तो हमने मान लिया कि ए और बी कोई दो स्केलर क्वांटिटीज है जो कि फील्ड एफ में बिलोंग करते हैं, और बीटा वन बीटा टू कोई दो वेक्टर्स हैं जो कहाँ बिलोंग करते हैं, आर टी में बिलोंग करते हैं। अब देखो अगर बीटा वन बीटा टू आर टी में बिलोंग करते हैं,
बीटा वन बीटा टू अगर आर टी में बिलोंग करते हैं तो आर टी में कैसे एलिमेंट आते हैं, आर टी में जो एलिमेंट आते हैं वो कैसे होते हैं, टी अल्फा टाइप के होते हैं, यानी कि यू के किसी वेक्टर का इमेज होते हैं ये। तो अगर बीटा वन बीटा टू कहाँ आर टी में है तो ये बात पक्की है कि ये जो बीटा वन बीटा टू है इनके लिए हमें यू सेट में कोई दो स्केलर एग्जिस्ट कर सॉरी कोई दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा वन अल्फा टू, सच दैट ये बीटा वन जो होगा ये क्या होगा, टी ऑफ अल्फा वन के इक्वल होगा, और बीटा टू जो होगा टी ऑफ अल्फा टू के इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि आर टी सब स्पेस है, तो हम ये प्रूफ करके बताएंगे कि हमने स्केलर अल्फ ए और बी मान लिया है, वेक्टर बीटा वन बीटा टू मान लिया है, तो हम बताएंगे ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू ये बिलोंग करता है आर टी में। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस हो जाएगा। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं, हम कहते हैं कि ए बीटा वन और बी बीटा टू का मतलब हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब। तो हम कहेंगे कि अगर ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू की वैल्यू पता करेंगे तो बीटा वन को हमने यहाँ कहा है, बीटा वन को क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ अल्फा वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा वन की जगह पे टी ऑफ अल्फा वन हो गया, और ऐसे ही बीटा टू की जगह पे टी ऑफ अल्फा टू लिख सकते हैं। अब टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऐसे यहाँ बाहर आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी बीटा टू, ऐसा हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि सिंस अल्फा वन अल्फा टू यू में बिलोंग करता है, ए और बी एफ में बिलोंग करता है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू ये कहाँ बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग कर जाएगा, है ना। और अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में समझें तो देखो अल्फा वन और अल्फा टू यू में बिलोंग करता है और ए बी एफ में बिलोंग करता है। तो देखो अगर ऐसा है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ए अल्फा वन कहाँ बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा। ऐसे ही बी अल्फा टू भी कहाँ बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा। ये दोनों कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से सेटिस्फाई। और अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो एडिशन से क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू कहाँ बिलोंग कर जाएगा, यू में बिलोंग कर जाएगा। ओके, अगर ये यू में बिलोंग कर जाता है तो इसके आगे चलते हैं। कोई एलिमेंट अगर यू में बिलोंग कर रहा है तो उसका टी इमेज कहाँ बिलोंग करेगा, रेंज सेट में बिलोंग करेगा, है ना। अब अगर ये रेंज सेट में बिलोंग कर जाता है तो यहाँ हमने बताया कि ये जो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू है ये किसके इक्वल है, टी टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू। तो इसका मतलब टी ए अल्फा वन प्लस बी बीटा टू आर टी में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू कहाँ बिलोंग करेगा, आर टी में बिलोंग करेगा। अब फाइनली हमारे पास ऐसा आ गया कि ए और बी फील्ड का है, बीटा वन बीटा टू आर टी का है, और हमने ये बता दिया ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू कहाँ का है, आर टी का है। और हमने अगर ऐसा प्रूफ करके बता दिया तो आर टी क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा और ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। नेक्स्ट थ्योरम पर आ जाते हैं और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ यू एंड वी uf and vf be two vector spaces and capital T is a linear transformation from U into V, then the null space, है ना, null space और null space को क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, इज सब स्पेस ऑफ U। अभी हमने रेंज सेट को बताया कि ये रेंज स्पेस या रेंज सेट को बताया हमने कि ये क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। अब हम क्या करेंगे, नल स्पेस को बताएंगे कि ये U का सब स्पेस होता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम में 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। हम मान लेते हैं लेट कैपिटल टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इनटू V। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V में। और मान लिया गया कि एन टी बी द सेट ऑफ नल बी द नल स्पेस ऑफ टी। अगर एन टी नल स्पेस है तो नल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, उन सारे वेक्टर्स का कलेक्शन जिनका जो किससे मैप होते जाके जीरो वेक्टर से मैप होते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, एन टी इक्वल्स टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी अल्फा इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है।
अब हमें ये पता है, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि टी जीरो जीरो होता है ना, यानी कि जीरो का टी में जीरो होता है, यानी कि एटलीस्ट जीरो वेक्टर तो एन टी में बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब एन टी नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब एन टी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमें एन टी को बताना है कि ये नल स्पेस, ये सब स्पेस है, तो सब इसके स्पेस की प्रॉपर्टी प्रूफ को बताना रहेगा, यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बताना रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी फील्ड के कोई दो स्केलर्स हैं और अल्फा वन अल्फा टू क्या है, नल स्पेस को दो वेक्टर्स हैं। अब देखो नल स्पेस के जो वेक्टर्स, अगर ये नल स्पेस में बिलोंग करता है तो टी अल्फा वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टी अल्फा टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन क्या है, नल स्पेस में वही सारे वेक्टर्स आते हैं जिनका टी इमेज क्या हो, जीरो वेक्टर हो। और अल्फा वन अल्फा टू अपन ने एन टी में माना है, दैट्स वाई टी अल्फा वन भी जीरो होगा और टी अल्फा टू भी जीरो हो जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करके बताना रहेगा, यहाँ पे जैसे हमें इसको बताना कि ये सब स्पेस है, तो हमें ये बताना रहेगा ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू ये बिलोंग करता है एन टी में। अब बताओ एन टी में एलिमेंट तभी बिलोंग करेगा जब उनका टी इमेज क्या हो, जीरो हो। यानी कि ये प्रूफ करके बताने के लिए हम ये बताएंगे टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू ये कितना होगा, जीरो होगा। अगर इसका टी में जीरो हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये एन टी में बिलोंग कर जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। हम कहते हैं देयरफॉर टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू क्या हो जाएगा, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केलर बाहर और टी अल्फा वन, और स्केलर बाहर और टी अल्फा टू। टी अल्फा वन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, टी अल्फा टू की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो इसका मतलब हमें राइट साइड में क्या मिल जाएगा, बी जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। और अगर ये जीरो आ गई, इसका मतलब क्या होगा, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू कितना हो जाएगा, एन टी में बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या मिल गया कि ए और बी हमने फील्ड का माना, अल्फा वन अल्फा टू एन टी का माना, और हमें रिजल्ट ये मिल गया कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू एन टी में बिलोंग करता है। और अगर ये एन टी में बिलोंग करता है, देयरफॉर एन टी क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। और जैसे ही सब स्पेस हो जाएगा, ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। नेक्स्ट थ्योरम पर आ जाते हैं, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू एफ इंटू वी एफ, if u is finite dimensional then the range of t is finite dimensional। अगर u फाइनाइट डायमेंशनल है तो रेंज भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा। सिंपल सी बात है ये। अगर हम यूं समझें कि कैसे ये प्रूफ होगा, तो जैसे देखो ये एक u है, एक वेक्टर स्पेस, और ये कोई दूसरा वेक्टर स्पेस भी है। अगर मैं इसे u को बोल दूं फाइनाइट डायमेंशनल है, तो क्या होगा, फाइनाइट कुछ एलिमेंट होंगे। तो अगर ये फाइनाइट एलिमेंट है, तो इधर जाके फाइनाइट एलिमेंट से ही तो जुड़ पाएंगे ये, क्योंकि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ सकता है। दो एलिमेंट एक से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट इधर दो से जाके नहीं जुड़ सकता है। तो अगर ये u फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इधर इधर जाके इनको फाइनाइट एलिमेंट ही तो मिलेगा, और इधर जितने एलिमेंट मिलेंगे उसे ही तो रेंज सेट बोला जाएगा। इसका मतलब अगर ये u फाइनाइट डायमेंशनल है, तो वी का, सॉरी, इसका जो रेंज सेट होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा। प्रूफ कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं हम कि U कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और ये किसी फील्ड F पर डिफाइन है, और T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि U से V पर डिफाइन है। अगर U फाइनाइट डायमेंशनल है, तो मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू n, यानी कि U के पास U के बेसिस में n एलिमेंट है। तो मान लेते हैं देन देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट S इक्वल्स टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा n ऑफ U विच स्पान्स U। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है U, तो क्या होगा, इसका डायमेंशन कुछ n के समथिंग होगा, या यूं बोल दें
अगर u फाइनाइट डायमेंशनल है तो क्या होगा, u का के पास एक बेसिस होगा, है ना, और बेसिस के पास जितना उसका डायमेंशन है उतने वेक्टर्स होंगे। तो अगर हम मान रहे कि S कोई फाइनाइट सबसेट है V का, सॉरी U का, तो ये क्या करेगा, S U को स्पान करेगा। और अगर स्पान करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बीटा कोई एलिमेंट है जो कि RT में बिलोंग करता है, बीटा अगर RT में बिलोंग करता है यानी कि रेंज स्पेस में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, T ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, बीटा क्या हो जाएगा, T ऑफ अल्फा हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेंज सेट में है और रेंज में अगर रहेगा तो उसके लिए यू में कोई ना कोई वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, और हम यहाँ मान रहे हैं कि ये वेक्टर कौन है, अल्फा है। अब अल्फा क्या है, अल्फा यू का कोई वेक्टर है, अल्फा यू का कोई वेक्टर है, और हम कह दें अगर कि ये जो हम सबसेट मान रहे हैं ये इसका बेसिस है, और अगर ये बेसिस है तो क्या होगा, यही बोल देते हैं एस कोई बेसिस है। अल्फा क्या है, यू का कोई वेक्टर है और एस इसका बेसिस है तो स्पान करेगा, इसका मतलब यू का हर एक वेक्टर एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इस पे टी लगा दो, टी लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, अगर हम टी लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा टी ऑफ अल्फा, और टी ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। टी ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, और इधर टी लग जाएगा तो ऐसे भी बाहर रहेगा, और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके घर बाहर, और टी ऑफ अल्फा 1 इसके घर बाहर, टी ऑफ अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन इसके घर बाहर, टी ऑफ अल्फा n, ऐसा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टी ऑफ अल्फा 1 है, टी ऑफ अल्फा 2 है, टी ऑफ अल्फा 3 है, टी ऑफ अल्फा n है, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, रेंज सेट में है। कहाँ है, रेंज सेट में है। और अगर ये रेंज सेट में है तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास कोई बीटा नाम का वेक्टर ऐसा है जो कि इस टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 प्लस टी ऑफ अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, यानी कि बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 टी ऑफ अल्फा n। और अगर इसके फाइनाइट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। और जैसे ही रेंज फाइनाइट डायमेंशनल हुआ, हमें इस थ्योरम में ये प्रूव करना था कि रेंज स्पेस क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक होता है वो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होता है। रेंज स्पेस के डायमेंशन को ही क्या कहा जाता है, रैंक कहा जाता है, और इसे रो टी से डिनोट करते हैं, रो टी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस UF इनटू ए वेक्टर स्पेस VF विथ U एज फाइनाइट डायमेंशनल। The rank of capital T is denoted by rho T and defined as the dimension of range of T। कैसे डिफाइन किया जा रहा है रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, रेंज स्पेस के डायमेंशन के इक्वल। ठीक है, यानी कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होगा उसे ही कहा जाएगा रैंक ऑफ स्पेस, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रो टी से हम डिनोट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन है नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नलिटी जो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसे हम न्यू टी से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू टी से डिनोट करते हैं, और ये डायमेंशन होता है किसका, नल स्पेस का। ठीक है, नलिटी नल स्पेस के डायमेंशन को कहा जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है न्यू टी से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम पे, और ये थ्योरम जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम को रैंक नलिटी थ्योरम या सेल्वेस्ट्रीज लॉ भी बोलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है,
तो रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू इनटू ए वेक्टर स्पेस वी with u as finite dimensional, then rank of t plus nullity of t इक्वल्स टू क्या होगा? डायमेंशन v, डायमेंशन ऑफ u होगा। यानी कि रो टी प्लस न्यू टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u प्रूफ करके बताना है। और जब भी डायमेंशन की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? जब भी डायमेंशन की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? बेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रूफ पे और कहते हैं कि लेट कैपिटल टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू एफ इंटू ए वेक्टर स्पेस वी एफ। फिर हम कहते हैं लेट कैपिटल एन टी बी नल स्पेस ऑफ टी, एन टी नल स्पेस है। और फिर हम मान लेते हैं लेट एस वन इक्वल्स टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के बी बेसिस ऑफ एन टी। अगर हमने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के नाम के सेट को एन टी का बेसिस बोल रहे हैं तो एन टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यानी न्यू टी की वैल्यू कितनी हो गई? के हो गई। फिर इसके आगे चलते हैं, कहेंगे सिंस एन टी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू सो बाय एक्सटेंशन थ्योरम, है ना, ये सेट क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ये लीनियर बेसिस है ना, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है यू का। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट यू का होता है तो एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई कर दो, ओ तो एक्सटेंड करके यू का बेसिस अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम मान लेते हैं कि u का जो बेसिस है वो s2 है और ये क्या है? अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के को एक्सटेंड करके अल्फा n तक इस बेसिस को बना दिया गया है। ठीक है, अल्फा के तक कहाँ है? एन टी के बेसिस में है और इसे एक्सटेंड करके अल्फा n तक कर दिया गया और कहा कि ये बेसिस हो जाएगा किसका? u का। ठीक है, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि u का डायमेंशन जो रहेगा वो n रहेगा। ठीक है, ठीक है, एस टू में कितने वेक्टर लिए अपन ने? n वेक्टर लिए, इसलिए डायमेंशन ऑफ u क्या हो गया? n हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं, रेंज स्पेस की बात करते हैं। आप कहेंगे सिंस द वेक्टर्स टी ऑफ अल्फा वन, टी ऑफ अल्फा टू, टी ऑफ अल्फा के, टी ऑफ अल्फा के प्लस वन एंड सो ऑन टी ऑफ अल्फा एन, ये सब कहाँ बिलोंग करेंगे? रेंज स्पेस में बिलोंग करेंगे, है ना, रेंज में बिलोंग करेंगे। तो इनसे एक सेट बना लेते हैं और बोल देते हैं कंसीडर ए सेट कैपिटल एस इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा के प्लस वन, टी ऑफ अल्फा के प्लस टू प्लस एन वन टी ऑफ अल्फा एन। इनसे एक सेट अपन ने बना लिया एस। ओके, और अगर ये एस के एलिमेंट्स हैं तो हम बोल देते हैं लेट के प्लस वन के प्लस टू के प्लस वन आर स्केलर्स, वेक्टर्स हैं, है ना। तो क्या कौन सा सेट बना लिया? एक सेट एस बना लिया, इसके पास जो वेक्टर्स हैं टी ऑफ अल्फा के प्लस वन है, टी ऑफ अल्फा के प्लस टू है एंड सो ऑन टी ऑफ अल्फा एन है। हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे कि ये बेसिस है किसका? आर टी का। यानी कि रेंज सेट का हम क्या बताएंगे? बेसिस बताएंगे इसको। और उसके लिए पहले क्या बताना पड़ेगा? इसको बेसिस बताना है तो दो चीजें बताना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये एल एस इक्वल्स टू वी वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि जनरेट भी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अल्फा ए के प्लस वन ए के प्लस टू ए के प्लस एन ये क्या है? स्केलर्स है। और ये स्केलर्स सच दैट इस तरीके से हैं कि ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन, ए के प्लस टू टी अल्फा के प्लस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन टी ऑफ अल्फा एन इक्वल्स टू क्या है? 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो टी पे अपन क्या बोल सकते हैं? टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है ये तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो टी वेक्टर वेक्टर के साथ में इस टी को बाहर कर दें और अंदर कितना बचेगा? ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन, ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझना। अगर किसी वेक्टर का इमेज इमेज 0 हो जाता है तो वो वेक्टर बिलोंग करता है कहाँ पे? एन टी में, यानी कि नल स्पेस में।
ओके, यहाँ पे देखिए ये अपने पास इतना बड़ा वेक्टर है ना, ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू ए एन अल्फा एन, इसका इमेज क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू प्लस एन सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन, ये कहाँ बिलोंग करेगा, एन टी में बिलोंग करेगा। और एन टी का जो बेसिस है वो एस वन है। एन टी का बेसिस कौन है, एस वन है। और एस वन के पास अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक के वेक्टर्स हैं। ओके, अब अगर ये एन टी में बिलोंग करता है तो ये जो वेक्टर होगा वो एस वन के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। इसका मतलब ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू प्लस एंड सो ऑन। तो कैसा लिख पाएंगे अपन, ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू प्लस एन वन ए एन अल्फा एन को लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस वन आएगा, एस टू नहीं आएगा, एस वन। ठीक है, क्योंकि एस वन किसका बेसिस है, एस एन टी का बेसिस है। और अगर ये एस वन के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर अपन लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एन वन ए के अल्फा के, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये सारे वेक्टर्स को इधर लेके आ जाते हैं। इधर लेके आ जाएंगे, सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में आ जाएंगे। यानी कि माइनस में ए वन अल्फा वन माइनस में ए टू अल्फा टू प्लस एंड वन माइनस में ए के अल्फा के। और इधर पहले से क्या है, पहले से ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू प्लस एंड वन ए एन अल्फा एन। अब देखो इसके पास जो स्केलर्स हैं वो कौन कहाँ तक हो गए, वेक्टर्स कहाँ तक हो गए, अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक हो गए। इसका मतलब इसके साथ जो स्केलर्स आ रहे हैं ये सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। क्योंकि अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक जो वेक्टर्स हैं वो एस टू में है। और एस टू के पास एस टू क्या है, यू का बेसिस है। एस टू क्या है, यू का बेसिस है। और उसके पास अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ए वन ए टू ए के प्लस वन ए के प्लस टू एंड सो ऑन ए एन भी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू टी अल्फा के प्लस टू प्लस एंड वन ए एन टी अल्फा एन इक्वल्स टू 0 था। तो हमारे पास ए के प्लस वन ए के प्लस टू ए एन ये सभी के सभी क्या मिल गए, 0 मिल गए। और अगर सारे स्केलर्स 0 मिल गए, इसका मतलब टी के प्लस वन टी के प्लस टू सॉरी टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस टू प्लस एंड वन टी अल्फा एन ये वेक्टर्स जो हैं ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो बचा प्रूफ करने के लिए क्या, कि ये जनरेट करता है। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर बीटा है जो कि आर टी में बिलोंग करता है, कोई वेक्टर बीटा है जो कि आर टी में बिलोंग करता है। अगर ये आर टी में बिलोंग करता है तो कोई ना कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा यू में, सच दैट बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टी ऑफ अल्फा होगा। अब अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, यू में बिलोंग करता है। अगर अल्फा यू में बिलोंग करता है और यू का बेसिस कौन है, एस टू है, तो इसका मतलब अल्फा को यू के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इसको यू के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस बी के अल्फा के प्लस बी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस बी के प्लस टू अल्फा के प्लस टू प्लस एन सो ऑन बी एन अल्फा एन, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टी ऑफ अल्फा होगा और इधर भी टी अप्लाई हो जाएगा। और अगर टी इधर भी अप्लाई हो जाएगा, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर टी ऑफ अल्फा वन स्केलर टी ऑफ अल्फा टू स्केलर टी ऑफ अल्फा के स्केलर टी ऑफ अल्फा के प्लस वन। ऐसे ही बी के प्लस वन और अल्फा टी के प्लस वन टी के अल्फा टी सॉरी टी अल्फा के प्लस टू और ऐसे करते करते बी एन टी ऑफ अल्फा एन ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा वन कहाँ बिलोंग करता है, अल्फा वन बिलोंग करता है कहाँ पर, अल्फा वन बिलोंग करता है एन टी में। और अल्फा वन अगर एन टी में बिलोंग करता है तो इसका टी इमेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अल्फा टू एंटी में बिलोंग करता है, टी इमेज 0 हो जाएगा। अल्फा के एंटी में बिलोंग करता है, टी इमेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना बचेगा, बी के प्लस वन अल्फा टी अल्फा के प्लस वन, बी के प्लस टू टी अल्फा के प्लस टू प्लस एंड सो ऑन बी एन टी ऑफ अल्फा एन। ये सभी के सभी 0 हो गए। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन बी के प्लस टू टी अल्फा के प्लस टू प्लस एंड सो ऑन बी एन अल्फा एन, ऐसा आ जाएगा। अब देखो बीटा कोई एक वेक्टर है आर टी का, और इसे क्या कर रहे हैं अपन, एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और अगर एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एस जनरेट करेगा आर टी का। अगर एस आर टी को जनरेट करता है तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, आर टी का एक बेसिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक बेसिस हो जाएगा तो इसका मतलब आर टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसके पास k प्लस वन से लेके n तक एलिमेंट है। इसका मतलब आर टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, n माइनस के हो जाएगा। और n डायमेंशन किसका है, u का है, और k डायमेंशन किसका है, nt का है। nt को उधर भेज दो तो डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ u हो जाएगा। यानी कि रो टी प्लस न्यू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u का डायमेंशन आ जाएगा। और यही है सेल्वेस्टीज लॉ, यानी कि रैंक नलिटी थ्योरम। नेक्स्ट सम है जिसमें हमें बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो एक मैपिंग डिफाइन है V3R से V2R में, एक मैपिंग T डिफाइन है V3R से V2R में, और ये डिफाइन इस तरीके से की गई है T ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए बी, यानी C वाला एलिमेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हमें बताना ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या प्रूफ करते हैं हम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रूफ करते हैं टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए टी ऑफ अल्फा प्लस में बी टी ऑफ बीटा, ये प्रूफ करके बताते हैं। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। मान लेते हैं कि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि V3R से V2R में डिफाइन है, और इसकी डेफिनेशन दी गई है टी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए बी, जहाँ पे ए बी सी कहाँ बिलोंग करता है, आर में। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं ए और बी आर का कोई दो वेक्टर है, और अल्फा जो है ये a1 b1 c1 है, और बीटा जो है a2 b2 c2 है। अगर ऐसा है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a1 b1 c1 अल्फा की वैल्यू, b a2 b2 c2 बीटा की वैल्यू, ऐसा हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, तो a1 प्लस b a2, फिर a b1 प्लस b b2, a c1 प्लस C2, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे कैसे, a1 प्लस b a2, a b1 प्लस b b2, a c1 प्लस b c2, ऐसा हो जाएगा। अब इस पे अपन t अप्लाई कर देते हैं। t जैसे ही अप्लाई करेंगे देखो ये आ जाएगा t ऑफ a1 प्लस b a2, a b1 प्लस b b2, a c1 प्लस b c2, ऐसा हो जाएगा। और हमने t की डेफिनेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पढ़ी है वो पढ़ी है टी ऑफ ए बी सी जो होता है, टी ऑफ ए बी सी जो होता है ये क्या हो जाता है, ए बी बचता है, सी गायब हो जाता है। यानी कि ये और ये बचेगा, इस ये नहीं आएगा यहाँ पे। यानी कि कितना आ जाएगा, a1 प्लस b a2 और a b1 प्लस b b2। अब a जिसमें है उसको एक साथ कर लो, और b जिसमें है उसको एक साथ कर लो। तो इसमें देखो a कॉमन है, a को बाहर निकाल लिया तो a1 b1 बचा, और इसमें b कॉमन है तो b को बाहर निकाल लिया a2 b2 बचा। अब यही t की डेफिनेशन इस पे भी अप्लाई कर दो। जब हमारे पास ए बी सी रहता है, t में क्या होता है, ए बी बचता है। यानी कि a और b है तो इसको लेफ्ट साइड में जाएंगे t ऑफ ए बी सी मिलेगा। अब यहाँ पे देखो a1 b1 है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो a1 b1 c1 मिलेगा t के साथ में, और यहाँ b2 a2 b2 है तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, a2 b2 c2 मिलेगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, a t ऑफ अल्फा b t ऑफ बीटा, यानी कि t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a t ऑफ अल्फा प्लस b t ऑफ बीटा। और यही हमें प्रूफ करना रहता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके